आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष खुशियां लेकर के आए, आपका स्वास्थ्य बेहतर रखे और आने वाले समय में और हिम्मत से आप लोकतंत्र बचाने के लिए इसी तरीके से लड़ाई लड़ते रहें। इसके साथ साथ आज का दिन सावित्रीबाई फूले जी का भी जन्मदिन है, जिन्होंने जीवन भर समाज को सुधारने के लिए और दलित समाज के लोगों की पढ़ाई में कैसे आगे बढ़ें उसके लिए जिंदगी भर आंदोलन भी किया, काम भी किया। उनको आज शत शत नमन। जहां तक उत्तर प्रदेश का और देश का सवाल है, कई लोगों के स्टेटमेंट ऐसे हैं वो हमें जाने के लिए कहीं कह रहे हैं। उनका कहा हुआ स्टेटमेंट और उनकी पार्टी के बड़े नेताओं का कहा हुआ स्टेटमेंट को मैं दोबारा नहीं कहूंगा, क्योंकि उनके नेतृत्व वाले जितने भी लोग हैं जो सर्वोच्च पद पर बैठे हैं वो, और जो उनका उसी तरह का भाषण को आगे बढ़ाने वाले लोग जो प्रदेश में हैं, वो चाहते हैं कि इस बात की बहस न हो कि आज नौजवानों के हाथ में नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। अगर आपको याद हो, समाजवादी पार्टी ने यही नारा दिया था कि हमें नहीं चाहिए एनपीआर, हमें चाहिए रोजगार। सीए की बहस, एनआरसी की बहस, ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी के लोग करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संविधान और हमारे देश की जो भावना रही है उससे खिलवाड़ की है। एक एक देश के नागरिक जानते हैं, जितने भी भारतवासी हैं वो सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये फैसले इसलिए लेती है कि समाज को बांट सकें और उनका राजनीतिक हित उसमें पूरा हो। समाजवादी पार्टी कभी पक्ष में नहीं रही, और पहले दिन भी मैंने कहा और आज फिर कहता हूं कि जितने लोगों की जान गई है, सबकी जान पुलिस की गोली से गई है। आखिरकार उनके परिवारों से पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों छिपाई जा रही थी? और यह सरकार ऐसी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बदलवा सकती है। आज जो अर्थव्यवस्था डूब गई, भारतीय जनता पार्टी इस पर चर्चा नहीं करना चाहती। आज हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट होता था। आज हम एक्सपोर्ट में पीछे चले जा रहे हैं। एक्सपोर्ट के, चाहे वो आगरा रहा हो, चाहे वो मुरादाबाद है, चाहे भदोई या और अन्य जिलों से जो उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट होता था, आज हम नीचे जा रहे हैं। उसमें है ही नहीं, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बहस तो नए साल पे इस बात पे करते कि नोटबंदी के बहाने देश को गुमराह कर दिया। आज सरकार बताए कि आखिरकार बैंकें क्यों डूब रही हैं, क्या कारण है कि अर्थव्यवस्था में पैसा आ ही नहीं रहा, क्या कारण है इसका, और कौन जिम्मेदार है कि कोई कारोबार शुरू नहीं करना चाहता है। आज से क्या उद्योगपति या आम लोग क्यों डरे हुए हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? और फिर कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि अर्थव्यवस्था हमारी आईसीयू में है, बैंकिंग सिस्टम आईसीयू में है। हम ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम पूरा का पूरा आईसीयू में पहुंचा दिया है।
इसलिए समाजवादी पार्टी का मानना है कि बढ़ती हुई महंगाई को छिपाना चाहते हैं ये लोग। बिजली का उत्पादन अगर सरकार ने बढ़ाया हो तो बता दें। ये सरकार कैसी है जिसको यही नहीं पता कि बिजली का दर बढ़ा दी गई? कैसी सरकार है? और जिनकी कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी थी, वो बताओ कहां उलझे हुए हैं, किन बातों में उलझे हुए हैं? जो आरोप लगते थे, राजनीतिक पार्टियां लगाया करती थी एक दूसरे पे आरोप, लेकिन ये ऐसी सरकार है जिसके आईपीएस खुद आरोप लगा रहे हैं। आखिरकार कौन है जिम्मेदार, कौन है उसके लिए? इसलिए कोई जिम्मेदार है तो सरकार जिम्मेदार है और उसके मुखिया जिम्मेदार हैं। इन सब चीजों को देखते हुए बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के यूथ के लोग, नौजवान लोग साइकिल चला करके रोजगार मांगने का काम करेंगे। साइकिल चलाएंगे, रोजगार की मांग करेंगे और वहीं ये भी कहेंगे कि एनपीआर हम नहीं भरेंगे। और हम तो अपील करेंगे औरों से भी कि आगे आए और जो सत्याग्रह का ये आंदोलन समाजवादियों ने या देश के लिए छेड़ा है, उसमें हम सब लोगों का सहयोग करें। हम नहीं भरेंगे एनपीआर, हम नौजवान मांगेंगे रोजगार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर मैं फॉर्म नहीं भरता हूं तो किस कानून में हमें आप कार्रवाई करेंगे? मैं भी आपसे जानना चाहता हूं कि अगर मैं फॉर्म नहीं भरता हूं तो कौन से कानून में आप मुझे सजा देंगे? और वैसे भी आप लोग कह रहे हो कि मैं कहीं चला जाऊं, तो अगर कहीं रिश्तेदारी हो कोई किसी की तो हमें बता दें, हम वहां हो आए। तो मैंने इसीलिए कहा कि पहला मैं रहूंगा, और फिर जहां आप आधार की बात कर रहे हैं, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आधार में न जाने कितने आपने पन्ने भरवाए हैं। पूरे परिवार की जानकारी ली है आपने, बच्चों की जानकारी ली है, खेती की जानकारी ली है, आपके टेलीफोन नंबर की जानकारी है और बैंक्स की जानकारी है। आपने हमारे बैंक को जोड़ दिया, आप मोबाइल को जोड़ना चाहते थे। ऐसी कौन सी जानकारी है जो आपके पास आधार में नहीं है, एनपीआर से हासिल करना चाहते हैं? अगर मैं भी अपनी मदर का ढूंढना चाहूं कि डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या ढूंढ के लाऊं, तो मैं नहीं ला सकता हूं। और कई गांव में हमारे गरीब ऐसे हैं, जो गरीब हैं, उनके पास, और ज्यादातर लोग जो गांव में रह रहे हैं, उनके पास घरों का कागज नहीं है। और मैं इस बात को और जानकारी दे दूं आपको, आप में से कुछ साथियों को याद होगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में हेरिटेज पॉलिसी हम ला रहे थे। हेरिटेज पॉलिसी के तहत बहुत सारी मैंने मांगे मान ली थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तमाम राजा महाराजा मुझसे मिलते थे, क्योंकि महल उन्हीं के पास हैं, महल हमारे और आपके पास तो है नहीं। किसी भी राजा के पास उसके महल के कागज नहीं है। एक को पता लग गया कि महल के लिए कागज बनेंगे, उसके बेटे ने जाकर के महल पे कब्जा कर लिया था। अगर आपको याद हो तो याद होगा शायद। बहुत सारे हमारे राजा ऐसे हैं, महाराजा ऐसे हैं, जिनके महलों पे कागज नहीं उत्तर प्रदेश के। हालांकि राजस्थान में वो व्यवस्था हुई थी किसी के सरकार के जमाने पर। उसी तरह की हेरिटेज पॉलिसी हम लोग ला रहे थे। तब हमें जानकारी हुई कि राजा महाराजाओं के इतने बड़े बड़े महल हैं, लेकिन इनके पास इनके कागज नहीं, उनके पास। और ये
जब राजा महाराजाओं पे नहीं है तो हमारे गरीबों पे कैसे होंगे। और आपको याद होगा कि इसी सरकार के एक मंत्री थे, जब कुछ लोगों के झोपड़े उजाड़े गए थे, वो मंत्री नहीं है उस सरकार के, ओम प्रकाश राजभर, याद होगा आपको। न जाने कितने राजभर समाज के लोगों को उजाड़ दिया गया था, ये कहकर के कि ये ग्राम सभा की जमीन पर, आबादी की जमीन पर अपना घर बनाए हुए हैं। उस समय सरकार को झुकना पड़ा था और यह स्वीकार करना पड़ा था कि वो लोग रह सकेंगे वहां पर। ऐसे न जाने कितने गरीब हैं इस प्रदेश में, देश में, आदिवासी लोग हैं। कल ही हमें नए साल पे मिलने आए सपेरे लोग, उन्होंने कहा हमारे पास तो कुछ नहीं है, जब से सुप्रीम कोर्ट ने सांप छीने हैं हम पे केवल बीन बचा है, हम पे तो घर भी नहीं है। तो इसलिए ये जहां ये एनपीआर लाना चाहते हैं, ये गरीबों के खिलाफ है। देश की बड़ी संख्या में आबादी है, मुसलमान भाइयों के खिलाफ है, और केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये क्यों नहीं बहस करना चाहते हैं कि बैंक्स डूब गई आपकी। कम से कम बैंक किसने डुबाई है उसकी सूची नए साल पे आ जाए। हम तो मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इतना ज्ञान दे रहे हैं, वो सूची दें कि वो कौन लोग हैं जो भारत का, हमारी बैंकों का पैसा लेकर के भारत को छोड़ करके चले गए। क्या कारण है? इलाहाबाद बैंक का नाम था, हमारी इकलौती बैंक जिसकी रियल एस्टेट वैल्यू की हम तुलना नहीं कर सकते। बताओ रियल एस्टेट वैल्यू क्या है हमारे इलाहाबाद बैंक की? इकलौता है इलाहाबाद बैंक, उसका नाम ही खत्म कर दिया। अब इलाहाबाद बैंक के नाम से कोई बैंक नहीं जानी जाएगी। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? और हम इसलिए नहीं मुख्यमंत्री जी की बात करना चाहते, मुख्यमंत्री जी हमारे को जानते ही नहीं है। इतने अच्छे मुख्यमंत्री जी हैं कि वो कुछ जानते ही नहीं हैं। बिजली का बिल बढ़ गया, उन्हें पता ही नहीं था कि बिजली का बिल भी बढ़ गया। रसोई गैस के जो सिलेंडर हैं वो तो महंगे हो ही रहे हैं, रेल का किराया तो हुआ ही है महंगा। पीएफआई के मामले में सरकार ने कहा है कि पीएफआई पॉलिटिकल पार्टीज के इंस्टेंट पे काम कर रही थी और वो अपने जाती फायदे के लिए। पीएफआई के बारे में केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार ज्यादा जानती होगी, हमें जानकारी नहीं है उसके बारे में। ये मामला करप्शन से जुड़ा हुआ है, और इसके साथ साथ कोटा के बच्चों की तो फिक्र है कि मुख्यमंत्री जी को, कोटा में बच्चों की जो जान गई है उससे फिक्र तो है मुख्यमंत्री जी को। लेकिन पिछले 12 महीने में 1000 से ज्यादा बच्चों की गोरखपुर में जान जा चुकी है, उसकी फिक्र कब करेंगे? और सबसे बड़ा इनह्यूमन काम यह हुआ है कि डॉक्टर्स को पता था, डॉक्टर्स की जानकारी में था कि इसको बीमारी क्या है, लेकिन सरकार के निर्देश और मुख्यमंत्री जी के खुद के निर्देश के आंकड़े ठीक रहने चाहिए, इसलिए जो बीमारी थी, जो जैपनीज इंसेफेलाइटिस थी, फीवर था, उसकी दवाई नहीं दी गई, जिसके कारण 1000 से ज्यादा बच्चों की जान गई है। जिस तरीके से हमने महोबा के किसानों की आत्महत्या की सूची दी थी और जारी की थी, उसी तरीके से आने वाले समय में बच्चों की जो जान गई है उसकी सूची भी जारी करेंगे। हो सकता है वो 1000 से ऊपर हो। सरकार बताए कि आखिरकार ये जाने क्यों गई, गलत दवा किसके कहने से दी गई, डॉक्टर्स की जो जिम्मेदारी थी वो डॉक्टर्स ने क्यों नहीं निभाई, ये इनह्यूमन काम कैसे हो रहा है, वो भी एक डॉक्टर कर रहा हो ये काम। उनके बारे में मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि प्रदेश की अर्थ कानून व्यवस्था, अगर मुझे वीडियो दिखा दो क्योंकि मेरे पे फैसिलिटी है, क्योंकि आपके बोलने से मैं नहीं मानूंगा। मुख्यमंत्री के ओएसडी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया, मनोज भदौरिया नाम लिया उन्होंने, पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी। ये मनोज भदौरिया कौन है ये हम नहीं जानते। भदौरिया तो कई जानता हूं मैं, लेकिन ये मनोज भदौरिया कौन है ये नहीं जानता हूं मैं। मेरे पास कोई मनोज भदौरिया नहीं है। हाँ, ओएसडी रहे होंगे लेकिन मेरे पास मनोज भदौरिया नहीं है।
हो सकता है दूसरा किसी भदौरिया के नाम हो, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया कि हमने मुकदमा दर्ज किया है भ्रष्टाचार के मामले में, वो यूपी। देखिए, भ्रष्टाचार पे तो बहस इसलिए मत करना। मैं उप मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। उप मुख्यमंत्री जी को इसलिए बधाई देता हूं कि उन्होंने बाकायदा अपने पैड पर लिख करके दिया कि इन चीजों की जांच होनी चाहिए। वो योजनाएं कौन कौन सी हैं? सबसे प्रिय योजना हमारी, सोचो, शामे अवध। आपको याद है कि नहीं याद है? कभी गुजरो उसके बगल में तो लगेगा कि हां, लखनऊ से निकल रहे हैं हम। कितने पैसे में बेच दिया आपने? और सोचिए, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के इशारे पर भ्रष्टाचार हुआ है। ये जो डीजीपी साहब हैं ना, इनके बारे में बात मत करो। आप इनके बारे में बात ही मत करो। इनके बारे में बात ही मत करो तो अच्छा है। रिटायर हो रहे हैं, जाने दो इनको, जाने दो, रिटायर हो गए हैं। जब तक वीडियो नहीं दिखाओगे तब तक नहीं। और मैं आपसे कह रहा हूं कि वीडियो दिखाइए आप, और मैं अभी जवाब दूंगा। वीडियो दे दो तो मैं भी देख लूं। मैं सुन नहीं पाया उनको। व्हाट्सएप भेज दो किसी को। व्हाट्सएप रिसीव कर लो, कोई नंबर दे दो। सोनू के व्हाट्सएप पे भेज दो। कोई भेज दे, कोई भेज दे। देखिए, ये गलती हमारी है कि इतनी अच्छी बिल्डिंग हम लोगों ने बना के दे दी पुलिस को। मैं आपसे कहूंगा और जनता से भी कहूंगा कि हमें मौका दे, सरकार बने तो पूरे के पूरे वहां से जो अन्याय करने वाले अधिकारी हटें और महिलाओं को सुरक्षा और महिलाओं के हित को जो आगे बढ़ा सकें, उनका सम्मान बढ़ा सके, उन्हें बैठाएंगे वहां पर। ये बताइए, जो हत्याएं हो रही उत्तर प्रदेश में, उसका जिम्मेदार कौन है? 1000 से ज्यादा बच्चों की जान गई है, उसका जिम्मेदार कौन है? और गलत दवा दी गई। सोचिए, आप डॉक्टर से इंटरव्यू लीजिए, आप जानकारी करिए, और मैं सूची जारी करूंगा। मैंने आपसे कहा कि महोबा के किसानों की मैंने सूची जारी की थी, और फिर इसकी भी जांच जो हो जाए कि आखिरकार कौन जिम्मेदार है उसके लिए। एक सवाल है, राम गोविंद चौधरी ने आपके जो नेता है राम गोविंद चौधरी जी ने करके ये कहा है कि सीए के खिलाफ जो प्रदर्शन में शामिल थे उनको सम्मानित करेंगे, पेंशन देंगे जब सपा की सरकार बनेगी। क्या आप इनके बयान का समर्थन करते हैं? जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, उसका आप समर्थन करते हैं? मैं कह रहा हूं, बीजेपी जो राष्ट्रीय पार्टी है, देश में उनके प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, जो उनके प्रदेश के अध्यक्ष ने कहा कि आप उसका समर्थन करते हैं? नहीं नहीं, वो मैं इनके माध्यम से वहां तक बात पहुंचा रहा हूं। देखिए, वो देखिए ऐसा है, किस पर? अब उन्होंने इसलिए कह दिया क्योंकि वो सदन में रहते हैं, और उस सदन के वो मेंबर हैं जहां पर मुख्यमंत्री जी कहते हैं ठोक दो, तो उन्होंने भी ठोक दिया। अरे, अपने मुख्यमंत्री जी को संभालो, क्यों नहीं संभालते हो? ये बताइए, कई जगह पे होर्डिंग लगे हुए, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए 2020। सर सुनिए, तारीख तय करके बता देंगे आपको। मैंने ये कहा कि जब सीए, एनपीआर, एनआरसी पे चर्चा चल रही है, तो समाजवादियों ने जो नारा दिया है कि हमें नहीं चाहिए एनपीआर, हमें चाहिए रोजगार, तो रोजगार मांगने के लिए जिसमें इंजीनियर्स होंगे, प्रोफेशनल कोर्स किए हुए बच्चे होंगे जिनको नौकरी नहीं मिली है, किसान के बेटे होंगे, फौज के लोग होंगे जो रिटायर हो गए होंगे, उनसे भी हमने निवेदन करेंगे कि आएं और हमारा सहयोग करें, समर्थन करें, और वहीं लोगों को और जनता को समझाते निकलेंगे कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे। ये तारीख बहुत जल्दी दे देंगे, बहुत जल्दी। साइकिल जरूर चलाऊंगा मैं। सर मेरा सवाल सुनिए, 2020 की संभावना को लेकर बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। क्या समाजवादी पार्टी सरकार के साथ कुछ ऐसा उलटफेर करने के प्रयास में है क्या 2020 में? नया वर्ष क्या क्या लेकर के आएगा, अभी तो शुरुआत हुई है। हमारा पूरा समर्थन है जो लोग भी इस तरह का काम करना चाहेंगे। कि आप लोग ये खिलाफ खुलकर बोल नहीं रहे हैं, कांग्रेस के दबाव में मजबूरी में निकल रहे हैं।
किस पर? हम लोग डरे हुए हैं। हाँ, बड़े डरे तो बहुत हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस भी डराती थी सीबीआई से, ईडी से, तो वैसे हम लोग डरे हुए हैं। सच्चाई तो है, डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। इसीलिए हमारे नौजवान साइकिल लेकर के निकलेंगे। सर, प्रदेश में बहुत जगह गौ सदन बनाए गए, उनमें अभी ये आया कई जिलों में कि जानवर कम है और पेमेंट ज्यादा हो रहा है जिलों में कहीं। ये बड़े पैमाने पर हो रहा है। ये भ्रष्टाचार अभी मत खोलिए, समय आने पर खोलिए। पर्यावरण से जुड़ा हुआ सवाल है, पिछले 7 सालों में 65 करोड़ पौधे लगाए गए, लेकिन जो रिपोर्ट आई है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, उसमें यह दिखाया गया कि 100 वर्ग किलोमीटर जो वन क्षेत्र था वो घट गया प्रदेश में। जिस समय पेड़ लगाए जा रहे थे उस समय भी मैंने एक जानकारी दी थी और ये कहा था कि जब समाजवादी सरकार थी तो पेड़ लगाने की जो व्यवस्था बनाई जाती थी, 1 साल से पहले तैयारी करते थे लोग, 6-6 महीना तैयारी करते थे, और पूरी जब व्यवस्था बन जाती थी तो ग्रीन बेल्ट तैयार करते थे। और ग्रीन बेल्ट इसलिए तैयार करते थे क्योंकि एक जगह सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर कोई पेड़ सूख गया तो उसकी जानकारी हो जाएगी। जिस समय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया था, उस समय जब पेड़ लगाने की व्यवस्था तो एक एक पेड़ नंबर्ड था, और विभाग को ये निर्देश थे कि अगर पेड़ सूख जाएगा तो आपको उसी पेड़ से रिप्लेस करना पड़ेगा। और मैंने जानकारी आपको दी थी कि अगर 1,24,000 पेड़ लगते हैं 1,000 एकड़ में, 1,000 एकड़ में 1,24,000 पेड़ लगते हैं, तो जब 1,24,000 पेड़ के लिए 1,000 एकड़ जमीन चाहिए होती है, तो इस सरकार ने तो कमाल कर दिया, सब रिकॉर्ड तोड़ दिए, मंत्रों से ही लगा दिए पेड़। तो वो पेड़ हैं कहां? हम भी देखना चाहते वो पेड़ कहां हैं। एक भी पेड़ सरकार ने नहीं लगाया। और अगर समाजवादी सरकार के आप देखना चाहते हो पेड़, तो लखनऊ में ही दिखाइए आप, जो गोमती के किनारे लगे हुए हैं, कम से कम आपको ब्लूमिंग सीजन दिख रहा है, कभी फ्लावर्स आते हैं, वो सीजन के हिसाब से कौन सा फूल आएगा, वो पेड़ लगे हुए हैं। पूरे के पूरे लोहिया पथ पे क्रोसिया पेड़ लगा हुआ है। और आप अगर चले जाएं नहर के किनारे, लगभग 300 एकड़ से ज्यादा पेड़, 300 एकड़ से ज्यादा ग्रीन बेल्ट तैयार की गई थी, जिसमें एक तरह की कोशिश हुई थी कि पेड़ लगाए जाएं जिससे कि दिखने में अच्छे लगें। कहीं कनक चंपा लगा था, कहीं कुछ लगा था, कहीं कदम का लगा था। अब ये बातें मैं बोल रहा हूं आपसे, क्या हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो बता पाएंगे कौन से पेड़ कहां लगे हैं? मुझे खुशी है इस बात की कि कालिदास की जो वह याद दिला रहे हो आप। देखो, पेड़ों से अगर शौक रखते होगे तो ये बात याद रखना, पेड़ आपका मित्र बन जाता है, और पेड़ भी जीवन है, जीवित हैं। जो कालिदास पे लगाए हैं वो क्रोसिया लगे हुए हैं जहां जनता दरबार है, एक पारिजात का पेड़ लगाए हैं, 2 गेट के, आप बाएं गेट से जाएं, दाएं गेट पे पारिजात लगे हैं, और पूरा क्रोसिया से भर दिया था। अब हम तो नहीं गए हैं वहां, ना देख पा रहे हैं, आपने शायद जाकर के देखा होगा, उसमें पिंक फ्लावरिंग हुई होगी पेड़ों की, और कुछ पेड़ ऐसे हैं जिन पे पर्पल फ्लावरिंग होनी है। वो पेड़ अब झाड़ी लगवा देंगे उसकी भी, जो बात पीछे से आ रही है उसकी झाड़ी लगवाई जाएगी। जी, मैं राजस्थान में केसरबाग में पढ़ा जरूर हूं, और जो खबरें मैंने पढ़ी इसीलिए मैंने आपको कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चिंतित बहुत हैं। उनका ट्वीट भी पढ़ लिया, और उन्होंने जो जानकारी दी है आपको वो भी मैंने पढ़ ली। लेकिन ये बताएं मुख्यमंत्री जी कि उनके ही जिले और आसपास में 1,000 से ज़्यादा बुखार से बच्चों की जान गई है पिछले 12 महीने में। और ये इसलिए गई है, डॉक्टर्स को पता है कि क्या बीमारी है इनको,
लेकिन किसके निर्देश पर, किसके आदेश पर उस बीमारी की दवा नहीं दी गई। इससे ज्यादा इनह्यूमन काम कोई धरती पे नहीं हो सकता जो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। आप कोटा की चिंता भूल जाइए, आप उत्तर प्रदेश की चिंता करिए जहां 1000 से बच्चे ज्यादा मरे हैं, जाने गई हैं। और अगर आप चाहते हो सूची जारी करना तो मैं सूची बना करके आपके सामने जारी कर दूंगा बहुत जल्दी। वैक्सीन जो दी गई थी भारत सरकार की, चाइना की एक वैक्सीन दे रही थी और लगातार अब वो वैक्सीन उस बहस में अच्छा लगातार मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि वहाँ जेईएस का काफी अच्छा काम हुआ है और बच्चों की संख्या जो डाटा बता रहे हैं वो ये बहुत कम बता रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, उनको जानकारी नहीं है। जब बिजली बिल बढ़ गया उन्हें जानकारी में नहीं आया तो ये भी जानकारी में नहीं होगा उनके। सोचिए, समीक्षा करके गए थे, उसके बाद जान चली गई थी बच्चों की। याद है कि नहीं याद है आपको? जिस समय ऑक्सीजन वाला मामला सामने आया था उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री खुद थे, समीक्षा की उन्होंने। और समीक्षा कर करके क्या किया उन्होंने? उसके बाद बच्चों की जान चली गई वहां पर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 1000 से ज्यादा बच्चों की जान जा चुकी है गोरखपुर में। उसकी कौन चिंता करेगा? उससे ज्यादा गलत काम, खतरनाक काम यह है कि डॉक्टर्स को पता है कि कौन सी बीमारी है, उसके बाद दवा नहीं दे रहे डॉक्टर्स। और यहां भी सुना कि अब बच्चों का इलाज कराने जाओगे आप लोहिया इंस्टीट्यूट में तो आपको पैसा लग जाएगा। अब बच्चे वाले जाने कि कैसे जाएंगे, मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं ये बातें। नहीं, अभी उद्घाटन नहीं हुआ उसका, उद्घाटन का उद्घाटन करेंगे जाके। अरे फेल से भी नीचे कुछ हो तो लिख दो उनके लिए। कुछ है फेल के बाद वाला कुछ? अरे जो सरकार गाय नहीं बचा पा रही, बताओ, जानवर नहीं बचा पा रही और अपने जिले में बच्चों को नहीं बचा पा रही, बताओ। देखिए, इससे ये तो डिजिटल इंडिया से सावधान आप भी रहना। नहीं, उन पे हम नहीं करना चाहते बात, नहीं, ये बहस का मुद्दा नहीं है। बहस का मुद्दा ये है कि एक अधिकारी आईपीएस ये कह रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए लेन देन हुआ है। ये बड़ा सवाल है। अगर कोई आईपीएस अधिकारी कह रहा है तो आखिरकार ले कौन रहा है भाई? आईपीएस का ट्रांसफर का जिम्मेदार कौन है? नहीं, वो बने ना ईमानदार। अगर कोई नीचे ले ले तो क्या कर लोगे आप? आखिरकार जिम्मेदार कौन है आईपीएस का? पैसे के लेन देन कौन कर रहा है? और जिस आईपीएस के बारे में आप बात कर रहे हो, बताओ रामपुर में कितना अन्याय कर रहे हैं आजम खान साहब के साथ। वो ये न भूलें कि अगर वो रिपोर्ट में नाम है उनका तो अभी तक तो केवल यादव टर्मिनेट किए हैं आपने। अगर जनता ने कभी मौका दे दिया तो आप देखेंगे आईपीएस जैसे लोगों के लिए भी टर्मिनेट का सिफारिश करेगी सरकार। आप बताइए क्या नहीं कर रहे वहां पर? आंदोलन हुआ लेकिन झूठे मुकदमे सबके ऊपर, और ये रामपुर में ही नहीं हर जगह हो रहा है। तो क्या है वो आईपीएस, बताइए, जो साजिश कर रहे हो, षड्यंत्र कर रहे हो, वो आईपीएस हो सकते हैं क्या? इसको तो भारत सरकार को देखना चाहिए कि आखिरकार क्या है। लेकिन भारत सरकार क्यों देखे ये बात? उनका हित होगा उससे। नहीं, अगर कागज हमें मिल जाएंगे, क्योंकि कागज कभी खत्म नहीं होता है सरकार में, याद रखना। आग लगा दें वो बात अलग है, पीसीए वगैरह में आग लगी है बहुत जगह, कई विभाग लोग के लोग आग लगा देते हैं, आग लग जाए वो बात अलग है। लेकिन सरकार में एक बार कागज चल गया, वो कागज खत्म नहीं होता, कागज रहेगा। और सरकारें भी बदलती हैं। कल हम थे, आज हम नहीं है वहां पर। किसकी मांग? अरे सीबीआई उनकी है। मैं कह रहा हूं क्यों मांग करें सीबीआई की? हम तो जनता से कहेंगे समाजवादी सरकार बनाओ। इसलिए नए वर्ष पे हमारे आपके लिए यही है, क्योंकि आप लोकतंत्र बचा रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। इसलिए नए साल में नई सरकार बने आने वाले समय, तब हमारा आपका नया साल होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चलाएंगे और झंडा भी दिखाएंगे। आइए आईपीसी साहब इधर आ जाओ। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी इसलिए बनाई थी कि नेपाल से हमारे संबंध अच्छे हों, और
उस समय के स्पीकर माता प्रसाद पांडे जी और समाजवादी पार्टी के लोग सभी चाहते थे कि शिक्षा की अच्छी संस्थान बने। और जब मैं नेपाल गया था तो वहाँ के राष्ट्रपति जी से मैंने कहा था, क्योंकि राष्ट्रपति जी BHU और उत्तर प्रदेश से कई लोग पढ़ करके गए हैं नेपाल के लोग, तो मैंने उन्हें भरोसा दिलाया था कि बहुत जल्दी एक अच्छी यूनिवर्सिटी बॉर्डर पे बनाएंगे। और वो ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई थी जिसमें नेपाल के बच्चों के लिए अलग से हॉस्टल थे और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बनी है। अब इस सरकार को हम क्या बताएं? इस सरकार के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री ही अच्छे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अखिलेश जी, आपकी सरकार में और वर्तमान सरकार में एक बड़ी सिमिलरिटी आरोप है कि वो जब सत्ता में नहीं थे तो आपके लिए कहते थे कि 5 मुख्यमंत्री हैं, अब खुद इनकी सत्ता में आप कई बार कहा कि 5 मुख्यमंत्री काम कर। नहीं, आप समझ ही नहीं पाए। आप इतना करीब रहते हो सत्ता के बाद, तब भी ये बात नहीं समझते हो। वहां मुख्यमंत्री नहीं है कोई, बिना मुख्यमंत्री के सरकार चल रही है। याद कीजिए गड्ढे के लिए क्या कहा गया था कि फलाना तारीख को गड्ढे खत्म हो जाएंगे। आप बताइए उत्तर प्रदेश के गड्ढे खत्म हो गए? ये उत्तर प्रदेश की सरकार बिना मुख्यमंत्री वाली सरकार है। हमारे 5-5.5 गिनाते थे, अब इनके पास तो एक मुख्यमंत्री नहीं है। 300 विधायक नाराज बैठे हैं, बिना मुख्यमंत्री की सरकार है ये। अगर वो बातचीत करेंगे तो हम बातचीत करेंगे। ये काम हम लोग कभी नहीं करते। नफरत फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। वो भारतीय जनता पार्टी के फैसलों को समझ गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, मुसलमान भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है, विकास कुछ हो नहीं रहा है, तो वो सोचते हैं जनता के सामने कैसे जाएंगे हम, इसलिए विधायक नाराज हैं। सरकार ने यही किया, काम ही नहीं किया, यही सबसे बड़ा काम है उनका। काम ही नहीं किया उन्होंने, यही सबसे बड़ा काम किया उन्होंने। जूनियर हैं, आने तो जूनियर पत्रकार हैं, पूछ लेने दो। अच्छा जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है डिफेंस एक्सपो का। हमें खुशी है कि अब पेड़ नहीं काटे जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों ने टैंक देखे हैं पहले से। आप जनरेशन इस पार्क में चले जाइए, टैंक पे फोटो खिंचवानी है, सेल्फी लेनी तो आप ले लीजिए। मिग एक टंगा हुआ है, उसकी फोटो ले लीजिए आप। और उत्तर प्रदेश में अगर आपको जानकारी हो, मैंने कई बार प्रेस में कहा, यहां पर हमारे पत्र भी रिकॉर्ड पे पड़े होंगे कि ग्वालियर से लेकर के लिप्पू लेक वाली सड़क बननी चाहिए, क्योंकि जितना खतरा हमें पाकिस्तान से है उससे कई गुना ज़्यादा हमारा खतरा हमें चीन से है। और मैंने यहीं पर कहा कि कभी भी पाकिस्तान से आप लड़ोगे तो चीन उसके से भी लड़ना पड़ेगा। तो अगर आपको कैंटोनमेंट जोड़ दें, मान लीजिए ग्वालियर कैंटोनमेंट जुड़ जाएगा, फतेहगढ़ जुड़ जाएगा, बरेली जुड़ जाएगा, रानीखेत, और कोई भी अगर आप मूवमेंट करना चाहोगे तो आपको आसानी होगी। बताइए, लिप्पू लेक वाली सड़क 4 लेन 6 लेन नहीं कर पाए, हम सरकार में रहते हुए मांगते रहे। और फिर उत्तर प्रदेश में तो पहले से ही बहुत सारा काम हो रहा है। आप बताइए, इतना बड़ा काम होता है कानपुर में, क्या नहीं बन रहा वहां पर कानपुर में? बताइए आप, क्या जरूरत है? आप उसी को इंसेंटिव्स दे करके, वहीं पे टेक्नोलॉजी दे करके आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये सब आपके आंखों में धूल झोंकी जा रही है। आपके सबसे बड़ा ये डेयरी का था, सब गाय हटा दी गई वहां से, भैंस जो भी था, डेयरी हट गई कि नहीं हट गई? सरकार देख रही है कि डेयरी हट जाएगी, जो डिफेंस की डेयरी हट जाएगी तो यहां पर हमें रियल एस्टेट वैल्यू क्या मिलेगी, सरकार ये देख रही है। और जो बुंदेलखंड वाला एक्सप्रेसवे भी बना है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कभी बुंदेलखंड गए नहीं थे, ना वो जानते थे उसके बारे में। गए झांसी, बोला कि यहां से एक्सप्रेसवे बनेगा दिल्ली तक, लेकिन दिल्ली का रास्ता क्या है? कम से कम बुंदेलखंड बनाया, और जिस शहर से सबसे ज्यादा चिढ़ते थे उसी एक्सप्रेसवे में और उसी शहर में जाकर के अपना बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जोड़ दिया।
बताओ हमें फायदा हुआ उससे कि नहीं हुआ? जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन करके जा रहा है वो बताइए इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? और असली खेल जो हुआ है वो आप भी नहीं जानते, आप हमसे एक्सपो पूछ रहे हो। होता ये है कि जब आप कॉरिडोर बना रहे हैं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे देखिए आप, तो हमने कोशिश की कि उसके किनारे मंडी बनाएं जिससे सहूलियत ये होगी, कोई आएगा कहीं ट्रांसपोर्ट हो जाएगी जल्दी से। तो इसके अलोंग हमने मंडी बिल्कुल बगल में दी। और जो डिफेंस के लिए ज़मीन दे रहे हैं ये लोग, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से 40-40 किलोमीटर दूर, 60-60 किलोमीटर दूर, जिस पे कोई रास्ता ही नहीं है पहुंचने का, कहीं जमीन ले ली कि यहां हम बनाएंगे। अरे जो सरकार कुछ न कर पाई हो वो बम बनाएगी, मिसाइल बनाएगी, एयरक्राफ्ट बनाएगी, और फिर बताओ फ्रांस क्या देगा जब एयरक्राफ्ट हम ही बना लेंगे तब? रशिया क्या देगा जो 1 लाख करोड़ दे दिए आपने? अमेरिका से बहुत कुछ मिल रहा है। तो ये तो केवल ये है कि आपको धोखा दे दें, धोखा एक्सपो है वो। हम ये कहते हैं हर जिले में फौज की भर्ती कीजिए। आप क्यों नहीं करते? नौजवान जाना चाहता है, हम क्यों साइकिल चलाएं नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए? आप हर जिले में फौज की भर्ती करिए। आप अगर 1000 हो तो आप 2000 भर्ती करिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने देश के प्रधानमंत्री दिए हैं, राष्ट्रपति दिए हैं और डिफेंस मिनिस्टर भी हैं। ये धोखा एक्सपो है, आप फोटो खिंचाइए लौट आइए। और ये साल के अंत में हो रहा है, मतलब कि अब पॉलिसी बनेगी, क्या बजट में रखा होगा, क्या इन्वेस्टमेंट आएगा, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। अगर इनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी से कुछ आया हो तो हमें बता दो। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की बनी है उत्तर प्रदेश की, उससे कितना इन्वेस्टमेंट आ गया ये बता दें हमें। भूल जाइए डिफेंस एक्सपो, और हम तो खुश होंगे अगर यहीं पर राफेल बनने लगे। लेकिन बताओगे कब? वो अच्छा होगा कि नींबू तोड़ के बने तो अच्छा होगा। अब डिफेंस एक्सपो की जमीनें देख लेना कहां कहां ली गई हैं। ये आपको पता है नहीं पता है? कहां पे? नहीं, वो कुछ नहीं, वो डिफेंस जो कॉरिडोर बना है बुंदेलखंड वाला, हम तो कहते हैं जो एग्जिस्टिंग जो चीजें हैं उनको क्यों नहीं आप इंसेंटिव दे रहे हो? आप इतने कई सौ एकड़ों में, कानपुर में देखो कितना काम हो रहा है, क्या क्या नहीं बन रहा है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे बीजेपी ध्यान हटा रही है, आप मत ध्यान हटाना, इसी तरह लोकतंत्र बचाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और सवाल बचा है? अच्छा, एक ये जानकारी देंगे, देखिए एक मिनट, अच्छा हुआ, अच्छा याद दिला दिया। 1 मिनट आप रुके रहना, 1 मिनट रुके रहिए। देखिए, एक स्वर्गीय कबीर तिवारी की बहन, उनके खिलाफ मत बोलना, सरकार के खिलाफ मत बोलना। आप बोल अपनी, इनके साथ जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक घटना हुई है, और ये हमसे मिलना चाहते थे, मिली हैं। ज्ञापन, हाँ, बस्ती जो घटना हुई वो घटना बता दीजिए आप, क्या घटना हुई? ये घटना बता देंगे क्या हुई है घटना। मेरे भाई का नाम कबीर आदित्य नारायण तिवारी है, वो बस्ती का रहने वाला, बस्ती जनपद का। उसकी बीजेपी सरकार और प्रशासन के निगरानी में ही दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसकी साजिशकर्ता को आज तक हमारी प्रशासन और हमारी शासन, जो कि योगी सरकार है बीजेपी, वो अभी तक पता नहीं कर पाई है निर्मम तरीके से। और हम भाई बहन, माँ बाप सड़क पे दिन रात दिन न्याय के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। रंजना तिवारी। जी, मंत्री जी बोले थे, कानून मंत्री बोले कि 1 हफ्ते में सारी चीजों का रफा दफा हो जाएगा, जो भी आरोपी हैं उनको पकड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ तक हुआ कि नामजद अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है।
अपराधियों को पूरा का पूरा संरक्षण योगी सरकार दे रही है। एक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। हम लोग आमरण अनशन भी किए, वहाँ पे भी डीएम एसपी और माननीय हरीश द्विवेदी सांसद जी भी आके ये कह के हम लोगों को बरगला दिए, वहाँ से हटा दिए कि एसआईटी की जांच हो जाएगी, लेकिन एसआईटी की जांच भी नहीं हुई और योगी जी एसआईटी की जगह सीबीसीआईडी जांच को रख दिए, जो कि पीड़ित परिवार के खिलाफ है। हमारा इतना ही कहना है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी से कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं और हम लोगों को जी हमारा भाई जी भाजपा का है, हाँ बीजेपी का कार्यकर्ता था भाई हमारा, युवा मोर्चा का, एपीएन का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष था।